बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था हैंड एंड रिस्ट के डिसऑर्डर्स और उनकी मैनेजमेंट। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे नेक, शोल्डर और आर्म के डिसऑर्डर्स और उनकी मैनेजमेंट। नेक, शोल्डर और आर्म के फर्स्ट जो डिसऑर्डर है वो मैकेनिकल डिसऑर्डर है। मैकेनिकल डिसऑर्डर में डिफरेंट फैक्टर जो है मिलकर और अपना रोल प्ले करते हैं। कुछ जो है इसमें इंक्लूडेड है वो पुअर एर्गोनॉमिक्स हैं एंड वर्क स्टेशन सेटअप है। अगर हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारी बॉडी या हमारी बॉडी अलाइनमेंट जो है वो कंफर्टेबल ना हो वर्क स्टेशन सेटअप के साथ, जिसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इनकरेक्ट पोस्चर रखें लॉन्ग पीरियड के लिए, या हम लॉन्ग टाइम के लिए सीटिंग करें या स्टैंडिंग करें, या कुछ ऐसी हमारी जॉब्स कमिटमेंट होती है जैसे हम रिपीटेटिव मूवमेंट्स करें या एक्टिविटीज़ दैट स्ट्रेन आवर बॉडी ओवर टाइम, या कुछ ऐसी रिपीटेटिव मूवमेंट्स करें जो कि हमारी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेन करते रहते हैं। इसके भी डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, जिसमें आता है इंटरमिटेंट पेन ट्रिगर बाय स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, सडन ऑनसेट ऑफ डिस्कम्फर्ट हो सकता है ड्यू टू एक्यूट इंजरीज, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम प्रोलॉन्ग स्ट्रेन हो सकता है। कुछ एर्गोनॉमिक इंटरवेंशन है जो अगर हम अप्लाई करें तो हम इन डिसऑर्डर से बच सकते हैं। जैसे कि अगर हम सीटिंग को इम्प्रूव करें या अगर हमारा पोस्चर जो है उसको इम्प्रूव करें। अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो अपने कंप्यूटर जो है अपने आई लेवल पे रखें ताकि अपने नेक स्ट्रेन को रिड्यूस कर सकें। और कुछ एर्गोनॉमिक एक्सरसाइज यूज़ करें जैसे कि कंफर्टेबल चेयर या रिस्ट सपोर्ट जो है हम यूज़ करें। देन आता है आर्म पेन। आर्म पेन कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस काजेस। आर्म पेन जो है डिफरेंट काजेस की वजह से हो सकता है, जिसमें आता है इरिटेशन और एंट्रैपमेंट ऑफ नर्व रूट ड्यू टू कंडीशंस लाइक हर्निएटेड डिस्क और स्पाइनल स्टेनोसिस। यानी कुछ कंडीशन है जैसे हर्निएटेड डिस्क हो गया या स्पाइनल स्टेनोसिस हो गया, जिसकी वजह से नर्व रूट जो है वो उसको इरिटेशन होती है। प्रोलैप्स्ड सर्वाइकल डिस्क, सॉफ्ट मटेरियल पुशेस थ्रू टीयर कंप्रेसिंग नर्व्स। कुछ सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो कंप्रेस कर रही होती हैं नर्व्स को। देन आता है डिजेनरेटिव यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, एज रिलेटेड चेंजेस जो अगर सर्वाइकल में आ जाते हैं। एपिफाइजियल जॉइंट कैन बिकम इन्फ्लेम्ड काजिंग आर्म पेन। एपिफाइजियल जॉइंट जो है हमारे पास स्पाइन में होता है, जिसमें इस वर्टिब्रे का जो आर्टिकुलर प्रोसेस है, यानी ये प्रोसेस जो है ये ज्वाइन होता है सुपीरियर वर्टिब्रे के आर्टिकुलर प्रोसेस के साथ। यानी इसका आर्टिकुलर प्रोसेस और इसका आर्टिकुलर प्रोसेस यहाँ पर ज्वाइन होता है और इसके कंटिन्यूस फ्रिक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कि यहाँ पे नजर आ रही है। एंड देन लिगामेंटस हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है, जिसमें थिकनिंग ऑफ स्पाइनल लिगामेंट्स होती हैं। ऑस्टियोफाइट्स, बोन स्पर्स अलोंग वर्टिब्रे एजेस। बोन स्पर्स मतलब कि बोन की ओवर ग्रोथ हो जाती है वर्टिब्रे के एजेस पर। नेक, शोल्डर एंड आर्म। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद इंट्रैपमेंट ऑफ सर्वाइकल नर्व रूट्स। इसमें जो नर्व रूट इन्वॉल्व होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर C5 इन्वॉल्व होगी तो सेंसरी चेंजेस हमारे पास लेटर अपर आर्म में आएंगे। C7 अगर इन्वॉल्व होगी तो इसमें हमारे पास चेंजेस लेटर फोर आर्म में, थंब में, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में पेन होगा। अगर T1 इन्वॉल्व होगा इसमें मीडियल साइड, अपर आर्म, फोर आर्म और लोअर आर्म्स इन्वॉल्व होंगे। विप्लैश इंजरीज। विप्लैश इंजरीज कॉमन होती हैं RTA में। यूजुअली अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो हो सकता है कि ऑन द स्पॉट आपको पेन फील ना हो, लेकिन हो सकता है कि जो पेन है वो को डिले हो जाए, यानी पेन ऑनसेट डिले। ये डिले जो है या तो कुछ आवर्स के लिए हो सकता है या कुछ डेज के लिए हो सकता है, और उसके बाद आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। पेन रेडिएट होता है, टिपिकली एक्सटेंड टू शोल्डर, आर्म्स एंड हेड। एग्जाम फाइंडिंग्स में इसमें आते हैं एक्सिबिट रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इन द सर्वाइकल रीजन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अगर हम उनकी एग्जामिनेशन करें तो वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इन द सर्वाइकल रीजन शो करेंगे। इंजरीज जो है विप्लैश कैन अफेक्ट एपिफाइजियल जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड लिगामेंट इन द नेक। लीजन्स नॉट विजिबल, लेकिन यानी इसमें शुरू में जो लीजन्स हैं वो विजिबल नहीं होती, मेकिंग डायग्नोसिस चैलेंजिंग, जिसकी वजह से डायग्नोसिस चैलेंजिंग होती है, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई होता है। नेक, शोल्डर एंड आर्म के कुछ सिस्टमेटिक काजेस हो सकते हैं, यानी इन्फ्लेमेटरी हो सकता है, कुछ मेलिग्नेंसीज हो सकती हैं या इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें स्टेफिलोकोकल या अदर सेप्सिस हो सकती हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, एंड अदर मेटाबॉलिक डिजीजेज हो सकती हैं जैसे ऑस्टियोमलेशिया। शोल्डर। शोल्डर जो है हमारी बॉडी का सबसे मोबाइल जॉइंट है, अलाउइंग फॉर वाइड रेंज ऑफ मोशन। इसको सपोर्ट करता है, इसको स्टेबिलिटी देता है मस्कुलर टेंडाइनस रोटेटर कफ। और अगर इस मसल में इन्फ्लेमेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो ये रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस कहलाता है। ये यूजुअली आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज कॉमन होता है। इसमें सिम्टम्स होते हैं इंक्लूड पेन इन द अपर आर्म and difficulty lying on the affected side, particularly noticeably at night due to pressure on the shoulder। जब हम रात को सोते हैं तो इस मसल के ऊपर प्रेशर आता है तो इसकी वजह से इसमें पेन होता है, तो ये इसकी एक स्पेसिफिक सिम्टम है। मैनेजमेंट। इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? पहले तो हम इसको मोबिलाइज़ करेंगे। ये यूजुअली मोबिलाइजेशन के साथ ठीक हो जाता है। अगर उसके साथ ठीक नहीं होता तो फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, ओरल दे देते हैं, उसके साथ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये ठीक नहीं होता तो फिर लोकल स्टीरॉयड इन मसल्स लगाते हैं या सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस करते हैं इन मसल की। देन आता है रोटेटर कफ टियर। रोटेटर कफ टियर में जो एक मसल है जो कि क्लेविकल के बोन को
और ह्यूमरस के बोन को दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करता है, जिसको कहते हैं सुप्रास्पाइनस टेंडन। इसमें टेयर आ जाता है, यहाँ पर आपको टेयर नज़र आ रहा है, इसमें यहाँ पे टेयर आ जाता है। रोटेटर कफ टेयर, पार्शियल और कंप्लीट रप्चर ऑफ द रोटेटर कफ टेंडन। ये यूजुअली कॉमन होता है एल्डरली पीपल में, इन ओल्डर इंडिविजुअल ड्यू टू डिजेनरेटिव चेंजेस, रिपीटेड इम्पिगमेंट। ये यूजुअली जो है टेंडेंस को बार बार इरिटेट करने की वजह से स्पेसिफिकली ये एक्साजरबेट होता है ओवरहेड एक्टिविटीज़ में। इंट्रिंसिक डिजनरेशन, इसमें नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ द रोटेटर कफ टेंडेंस ओवर टाइम होता है, जो कि फिर फर्दर टीयर को बनाता है। प्रेशर फ्रॉम बोनी स्पर्स एट द एक्रोमियोक्लेविकल जॉइंट में कंप्रेस द रोटेटर कफ इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ टीयर्स। जो कुछ बोन स्पर्स होते हैं यानी बोन आउटग्रोथ होता है, वो भी इन मसल्स को प्रेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसमें टीयर आ जाता है। एसी जॉइंट पैथोलॉजी, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पैथोलॉजी। ये हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ क्लेविकल और स्केपुला के बीच में होता है, ये एसी जॉइंट है। ये यूजुअली डिफरेंट डिसऑर्डर्स की वजह से इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल इसमें एरिथराइटिस की वजह से हुआ है। AC joint pathology. AC joint pathology refers to various conditions affecting the acromioclavicular joint where the acromions of scapula meets the clavicle. Pain localization typically felt at the top of the shoulder or in suprascapular region. यानी top of the shoulder पे usually pain feel होता है। Causes, इसमें डिफरेंट काजेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉल हो सकता है, या डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकती हैं, या ऑस्टियोएरिथराइटिस हो सकता है। एग्जामिनेशन फाइंडिंग, टेंडरनेस में बी प्रेजेंट अपॉन पाल्पेशन ऑफ द जॉइंट। पेन ऑन पैसिव हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन, पेन इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन द आर्म इज पैसिवली मूव अक्रॉस द बॉडी इंडिकेटिंग स्ट्रेस ऑन द AC जॉइंट। जब हम पेशेंट के हाथ को अक्रॉस द बॉडी यानी साइड से उसका पेशेंट का हाथ उठाते हैं और बॉडी के फ्रंट पे लेकर आते हैं, तो पेशेंट पेन फील करता है, जो कि AC जॉइंट पैथोलॉजी को शो करता है। प्रेफर्ड पेन वो होता है जहाँ पर डिजीज़ या इशू किसी और पार्ट का होता है, लेकिन पेन कहीं और पे फील होता है, जैसे कि शोल्डर टिप है। रेफर्स टू पेन परसीव एट द टिप ऑफ द शोल्डर, जिसमें पेन हमारे पास शोल्डर टिप में होता है, लेकिन हो सकता है कि ये इशू जो है डायफ्रामेटिक इरिटेशन की वजह से हो, या गाल ब्लैडर डिजीज़ की वजह से हो, सब फ्रेनिक एब्सेस की वजह से हो, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो। ये रेडिएटिंग पेन इस वजह से होता है क्योंकि इसमें हमारे पास ये शोल्डर, डायफ्राम, गॉल ब्लैडर, स्फ्रेनिक को सेम नर्व्स जो हैं वो सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर इनमें से किसी में भी डिजीज़ होगी या इंजरी होगी, तो वो पेन जो है हो सकता है किसी और पार्ट में फील हो। फॉर एग्जांपल C3, C4, C5 जो नर्व है वो इन तीनों या इन चारों को जो है सप्लाई कर रहा होता है। अगर ये चारों जो हैं ये नॉर्मल हैं तो हमें कुछ और प्रॉब्लम सोचनी होती है। फॉर एग्जांपल शोल्डर टिप पेन फील हो रहा है, लेकिन डायफ्राम में भी डिजीज़ नहीं है, गॉल ब्लैडर में नहीं है, सब फ्रेनिक में भी नहीं है, तो फिर हम सोचेंगे कि कहीं शोल्डर के टिप में अपने लोकल एरिया में कोई इंजरी तो नहीं है। काजेज ऑफ अ स्टिफ पेनफुल शोल्डर जॉइंट, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस को कॉमन लैंग्वेज में फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं, जो कि कॉमनली मौजूद होता है डायबिटीज़ में। ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट जो है इसमें इसकी स्टिफनेस हो जाती है और पेशेंट डिफ़िकल्टी फील करता है एडक्शन में। ये यूजुअली प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर केबिज का पेशेंट है, आफ्टर सर्जरी वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इमोबिलाइज रहता है, तो जब वो ठीक होता है और अपने शोल्डर को मूव करने के लिए कोशिश करता है तो उसमें पेन फील होता है। इसके अलावा जॉइंट इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, जो कि सेकेंडरी टू ट्रॉमा, न्यूरोपेनिक जॉइंट या डायबिटीज से मैंने डिस्कस किया, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन की वजह से भी हो सकता है। एल्बो पेन, लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस, इसमें पेन जो है पेशेंट को लेटरल साइड ऑफ द एल्बो फील होता है और यूजुअली पेशेंट रिपोर्ट करता है कि उसको डोर ओपनिंग में या जो है बॉटल ओपनिंग में पेशेंट को पेन फील होता है। तो इसको अदर वर्ड्स में टेनिस एल्बो भी कहते हैं। वेरिएबल आर्म पेन होता है, ये एग्रेवेटेड होता है जब किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है या ट्विस्ट करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने बताया कि डोर नॉब को ओपन करने के लिए जब वो कोशिश करता है उसको पेशेंट को लेटरल साइड पे पेनफुल होता है। टेंडरनेस ओवर लेटरल एपिकोंडाइल, अगर हम उसको टच करें, उसके एपिकोंडाइल वाले एरिया को, मसल्स को टच करें तो पेशेंट को पेन फील होगा। कन्फर्मेटरी टेस्ट, पेन ऑन रेजिस्टेंट एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट, जब हम पेशेंट के रिस्ट के डोर्सम पर हैंड रखते हैं और उसको नीचे की तरफ पुश करते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि आप ऊपर की तरफ जो है मेरे हैंड को पुश करो, जब वो फिजिशियन हैंड को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करता है तो वो जो है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो पर पेन फील करता है।
तो ये इसको कंफर्म करता है कि लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस है। मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस को गोल्फर एल्बो भी कहते हैं, क्योंकि गोल्फ में ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ आर्म बहुत यूज़ होता है, दैट्स वाई इसको गोल्फर एल्बो भी कहते हैं। इसमें यूजुअली पेन और इन्फ्लेमेशन होती है मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस पे ड्यू टू ओवर यूज और रिपीटेटिव स्ट्रेस ऑन मसल्स एंड टेंडन्स ऑफ द फोर आर्म। देन आता है ओलिकैनोन ब्रूराइटिस, जिसमें एक फ्लूइड फिल सैक होता है एल्बो के नीचे बिटवीन स्किन और एल्बो बोन। ये यूजुअली इसमें इन्फ्लेमेशन, ट्रॉमा या रिपीटेटिव फ्रैक्शन, गाउट या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीज है उसकी वजह से हो सकता है। जो कॉमन सिम्टम इसमें होते हैं, इसमें स्वेलिंग होता है, टेंडरनेस होता है एट द बैक ऑफ द एल्बो और द ओलिकैनोन बुर्सा। देन आता है हमारे पास लो बैक पेन। जब हमारे पास पेशेंट लो बैक पेन के साथ आता है तो हम उसकी हिस्ट्री लेंगे, जिसमें सडन ऑनसेट हो सकता है, या पेशेंट एक्सप्लेन करेगा कि प्रीवियस रिकरेंट एपिसोड्स रहे, एक साइड पे पेन रहे, ये पेन जो है रेस्ट के साथ इम्प्रूव हो जाता है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लंबर नर्व रूट्स, अगर L2 में इशू होगा तो फ्रंट ऑफ द थाई जो है उसमें सेंसेशन का इशू होगा। अगर L5 में डिजीज़ होगी, L5 नर्व रूट इफेक्ट होगा तो आउटर शिन या डॉर्सम ऑफ द फुट इफेक्ट होंगे। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बैक पेन विद सिस्टमेटिक काजेज। सिस्टमिक काजेज में भी पेशेंट से हम हिस्ट्री लेते हैं कि ग्रेजुअल है या सडन ऑनसेट है, वॉर्स होता है रेस्ट के साथ, या जो है आपकी इसकी वजह से स्लीप तो डिस्टर्ब नहीं होती, या समटाइम पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मॉर्निंग स्टिफनेस फॉर मोर देन 30 मिनट्स रहता है। एग्जामिनेशन पर स्टिफ और रिजिड स्पाइन मिलेगा, सिमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन ऑफ लंबर मूवमेंट होंगी और मल्टी रेडिकुलर न्यूरोलॉजिकल साइंस होंगे। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बैक पेन कास्ड बाय स्पाइनल स्टेनोसिस। जब लोग बैक पेन स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से होगा और हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट बताएगा कि जब मैं वॉक करता हूँ तो मुझे पेन होता है। न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन होता है। न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन जो है एक कंडीशन है जिसमें लेग पेन होती है या वीकनेस, नमनेस होती है जब पेशेंट चलता है या लॉन्ग टाइम के लिए स्टैंड करता है, लेकिन जब वो बैठता है या जो है फॉरवर्ड की तरफ बेंड होता है तो उसकी पेन इंप्रूव हो जाती है, तो इसको कहते हैं न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। ये यूजुअली कंप्रेशन और इरिटेशन ऑफ नर्व रूट यानी कि लंबर स्पाइन में जो नर्व रूट्स होते हैं उसकी इरिटेशन की वजह से होता है। एग्जामिनेशन में नॉर्मल स्ट्रेट लेग राइजिंग होगा, नॉर्मल पेरिफेरल पल्सेस होंगे, नर्व रूट साइन अपीयर्स लेट, लेकिन नर्व रूट की जो साइन है वो लेट अपीयर होंगे। कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर पोस्चरल बैक पेन, फॉर एग्जांपल फ्लैट लॉर्डोसिस हो गया या एग्जेजरेटेड लॉर्डोसिस या स्कोलियोसिस हो गए। कॉसेस इसमें जो है बैक पेन की प्रोलॉन्ग सीटिंग की वजह से हो गई, या कार की जो सीट है वो कंफर्टेबल नहीं होती, लो सोफ़ास की वजह से होते हैं, जिसमें ओल्ड बेड्स या सॉफ्ट बेड्स की वजह से हो सकता है, या हाउस होल्ड टास्क फॉर एग्जांपल आयरनिंग की वजह से हो सकता है, या वैक्यूमिंग की वजह से हो सकता है। एग्जाजरेटेड लॉर्डोसिस स्कोलियोसिस, एग्जाजरेटेड लॉर्डोसिस स्कोलियोसिस जो है स्पेसिफिकली इनके काजेज जो है बेंडिंग या गार्डनिंग की वजह से हो सकता है, पुअर लिफ्टिंग टेक्निक की वजह से हो सकता है, हाई हील की वजह से हो सकता है, अनइक्वल लेग्स लेंथ जो होता है जैसे स्कोलियोसिस में होता है, कॉन्जेनिटल हो सकता है, या फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है। तो रेफर्ड पेन, लो बैक पेन में भी रेफर्ड पेन हो सकता है। पैथोलॉजी इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, कि अगर कोई डिजीज़ हो, कोई पैथोलॉजी है एब्डोमिनल कैविटी में तो उसकी वजह से लो बैक पेन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयोरेटिक एन्यूरिज्म में जो है एक बल्ज बन जाता है जो कि हमारे पास स्पाइन को, स्पाइनल नर्व्स को इरिटेट करता है, इसकी वजह से लो बैक पेन होता है। देन इनलार्ज लिम्फ नोड्स हो सकते हैं जो कि नर्व रूट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें जो है साइन सिम्टम्स जो हमें मिलेंगे वो पेन ऑन वॉकिंग मिलेगा, और पेशेंट कंप्लेन करेगा जब वो रात को बेड में करवट बदलता है तो उसको पेन होता है, और हिप जॉइंट में मूवमेंट उसकी कम हो जाती है। जब वो चलता है तो अपने पाँव पूरे तरीके से उठा नहीं सकता, अपने पाँव जो है ज़मीन घसीटता है, इसको वेडलिंग गेट कहते हैं। देन शॉर्टनिंग ऑफ अफेक्टेड लेग होगा, जो हिप साइड या जो लेग अफेक्ट होगा लेग शॉर्टनिंग हो जाएगी। डिफ़िकल्ट टू पुट ऑन सॉक्स, क्योंकि ग्रॉइन में पेन होता है जिसकी वजह से सॉक्स जो हैं पुट ऑन करने में, सॉक्स पहनने में उसको तकलीफ़ होती है। डिफ़िकल्ट टू गेट अप फ्रॉम अ लो चेयर। सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम्स अराउंड हिप, ओवर यूज़ फ्रॉम स्पोर्ट्स, सॉफ्ट टिश्यू की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि स्पोर्ट्स में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो इसमें मसल स्ट्रेन आ जाते हैं। स्ट्रेन एबडक्टर मसल्स, इन्फ्लेम्ड फेशियलाटा, इन्फ्लेम्ड ग्रेटर ट्रोकेंट्रिक बोर्सा, फुटबॉलर ग्रोइन स्ट्रेन, रप्चर ऑफ मसल्स एंड टेंडर्स फाइबर्स।
अदर काजेज़ ऑफ हिप पेन ये तो फ्रैक्चर हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, पोलीमायल्जिया रोमेटिका हो सकता है। हिप एंड नी का एक डिसऑर्डर जो है वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस भी हो सकते हैं। एवेस्कुलर नेक्रोसिस को ऑस्टियोनेक्रोसिस भी कह सकते हैं, जिसमें ब्लड सप्लाई टू अ बोन इज़ डिस्टर्ब लीडिंग टू बोन टिश्यू डेथ, जिसमें बोन टिश्यू डेथ हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। इसके डिफरेंट सेवरल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें हेपरिन ओवर यूज़ हो सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोलॉन्ग यूज़ हो सकता है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस हो सकता है, इंक्रीज एक्सपोजर टू इंक्रीज बैरोमेट्रिक प्रेशर, फॉर एग्जांपल डाइविंग या फिर फ्लाइंग में जो है एक्सेसिव बैरोमेट्रिक प्रेशर को पर्सन एक्सपोज होता है, इसकी वजह से हो सकता है। प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ अल्कोहल की वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, या सिकल सेल एनीमिया जैसी डिजीज़ में भी ये हो सकता है। Malignancy can lead to a secondary bone deposit with the hip being a common site। इसमें जो है सेकेंडरी डिपॉजिट हो सकते हैं और स्पेसिफिकली हिप बोन पे या हिप जॉइंट पे ये डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं। सिम्टम्स कैन इंक्लूड सीवियर अनरेमिटेड पेन इन द हिप रीजन, जिसकी वजह से सीवियर पेन होता है और ये पेन जो है ख़त्म नहीं होता, ये परसिस्टेंट पेन होता है। पेन में परसिस्ट कंसिस्टेंटली बोथ डे एंड नाइट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस मे बी प्रेजेंट। Prompt medical evaluation is crucial to rule out or address potential underlying malignancies। हिप एंड नी पेजेट डिजीज़ ये जो है यूजुअली ओल्डर पीपल में कॉमन होती है, ये को एग्जिस्ट होती है, ये साथ में इसमें पेजेट डिजीज़ के साथ साथ जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकती है। ऑफन फाउंड इन एल्डरली इंडिविजुअल एंड वेजिटेरियन, जो जिनकी लो कैल्शियम डाइट्स होती हैं उनमें कॉमन होता है। प्रेजेंट विद अ वॉडलिंग गेट, एक्सरे अगर हम करवाते हैं तो इसमें बोन डिमिनराइजेशन की पॉइंट्स नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस एरिया को देखें और इस एरिया को देखें तो ये कितना वाइट है और ये जो है लॉस ऑफ कैल्शियम है, तो यहाँ पर थोड़ा वाइटिश कम नज़र आ रहा है, ये ग्रेश नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पे बोन डिमिनराइजेशन हुई है। नी पेन, जब नी पेन होगा अनइवन और इरेगुलर वे ऑफ वॉकिंग होगा, लिमिटेशन ऑफ नी मूवमेंट होगा, स्वेलिंग होगी या इफ्यूजन होगा पेटेलर कैप में, स्पेशली वेरेफर्ड पेन होगा, लंबर स्पाइन या हिप पेन। हो सकता है कि नी पेन में अपनी कोई डिजीज़ ना हो लेकिन ये रेफर्ड हुआ हो किसी लंबर स्पाइन से या हिप पेल्विस से। हॉट रेड एंड स्वेलन नी के डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं, या तो इन्फेक्शन होगा 70% जो है इसमें स्ट्रेप ऑरियस इन्वॉल्व होता है, या रेटिस डिजीज़ हो सकता है, गाउट हो सकता है जिसमें सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में। इन्फेक्शन के अलावा इसमें ट्रॉमा भी हो सकता है, जैसे एक्यूट साइनोवाइटिस हो गया, हेमरेथ्रोसिस हो गया, या रिमेटॉइड आर्थराइटिस या पसोरियाटिक आर्थराइटिस, या GRA यानी जुवेनाइल रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो इसमें दो मेन काजेज़ हैं, या तो इसमें इन्फेक्शन होगा या तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिथ्राइटिस हो सकते हैं, जिसकी वजह से नी जो है हॉट रेड एंड स्वेलन नज़र आता है। ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसीजन्स ये कॉमन होता है स्पोर्ट्स के लोगों में, जो ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए एक्टिव होते हैं, या वैसे ही जो लोग एक्टिव होते हैं उनमें कॉमन होता है। इसमें जो है अ पीस ऑफ बोन या कार्टिलेज जो है सेपरेट हो जाती है किसी बोन एंड से। फॉर एग्जांपल अगर ये हम यहाँ पर देखें तो ये एरिया प्रॉपर जो है एजेस नॉर्मल नज़र आ रही हैं, लेकिन हम अगर इस एरिया को देखें तो ये एरिया थोड़ा ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। तो इस एरिया में कोई पार्ट जो है कार्टिलेज का पार्ट जो है वो डिटेच हुआ है, जो कि अंदर कैविटी में चला जाता है। टिपिकली अकर इन एडोलेसेंट एंड यंग एज 15 to 20 years, commonly affect the knee joint leading to knee pain। Symptoms may include knee giving way, locking and swelling, particularly during physical activity। अच्छा, इसमें जब भी पेशेंट क्लिनिक में आता है तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे घुटने में से टक टक की आवाज़ें आती है, या जब मैं चलता हूँ तो चलने में मुझे तकलीफ़ होती है। जो नी में से टक टक की आवाज़ें आते हैं तो इसको लॉकिंग नी कहते हैं। लूज बॉडीज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेपरेट बोन एंड कार्टिलेज कैन फर्दर एक्सासरबेट सिम्टम्स एंड कॉजिंग एडिशनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो है एक पार्ट जो है बोन का या कार्टिलेज का डिटेच हो जाता है और ये इनसाइड कैविटी में रहता है, जो कि बाकी कार्टिलेजेस और बोन को डिस्टर्ब करता होता है। इसके लिए आर्थोप्लास्टी होती है। अगर ये बोन जो है या ब्रोकन पार्ट जो है ये छोटा होता है तो ये वहीं पर जो है दोबारा स्टिक करके जोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर ये बड़ा पार्ट होता है तो उसको आर्थोप्लास्टी के थ्रू निकाल दिया जाता है। हिप एंड नी, एंटीरियर नी पेन। एंटीरियर नी पेन कॉमन इन टीनेजर गर्ल्स इन्वॉल्व इन एथलेटिक एक्टिविटीज़। जो टीनेज गर्ल्स होती हैं जो कि एक्टिव होती हैं उनमें ज़्यादा होता है। इसमें पेशेंट जो है कंप्लेन करता है कि उनका पेन एक्सेसरबेट होता है या इंक्रीज़ होता है जब वो वॉक करती हैं, डाउन स्टेयर्स जाती हैं या अप स्टेयर्स जाती हैं, या नी के थ्रू जो है ये बेंड होती हैं।
टेंडरनेस ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द पेटेला, नी कैप के अंडर जो है टेंडरनेस फील होती है, लाइकली ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑन द पेटेलोफीमोरल जॉइंट ड्यूरिंग सर्टन मूवमेंट। जब पेटेलोफीमोरल जॉइंट पर प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से इसमें टेंडरनेस और पेन फील होता है। डायग्नोसिस इन्वॉल्व फिजिकल एग्जामिनेशन एंड पॉसिबल इमेजिंग स्टडीज़। इसमें पेटेला का कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट होता है, तो पेशेंट पेटेला के इन साइड पे टेंडरनेस और पेन फील करता है। तो इसकी यूजुअली मैनेजमेंट यही होते हैं कि क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पेशेंट को बताए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कार्टिलेज और मसल स्ट्रेंथ हो जाती हैं और फिर उनको पेन नहीं फील होता। ये क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जिसमें लेग अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट की जो है कुछ एक्सरसाइजेस देते हैं, जिसकी वजह से जो है मसल्स और कार्टिलेज इंप्रूव हो जाते हैं। हिप एंड नी की फिर फर्दर 3 डिजीज़ हो सकती हैं। प्री पेटेलर ब्रूसाइटिस हो सकता है, इंफ्रा पेटेलर ब्रूसाइटिस या पॉप्लिटियल सिस्ट हो सकता है। प्री पेटेलर ब्रूसाइटिस में इन्फ्लेमेशन इन फ्रंट ऑफ द नी कैप होती है, यानी नी कैप के फ्रंट पे जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये यूजुअली रिपीटेटिव नीलिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड की वजह से हो सकता है, यानी जब हम नीचे ज़मीन पे बैठते हैं, कोई पोछा वगैरह लगाते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। इसकी हम आगे पिक्चर देखेंगे ये कौन सी स्पेसिफिक पोजीशन में होता है। देन आता है इंफ्रापेटेलर ब्रूसाइटिस, इसमें इन्फ्लेमेशन बीनीथ द नी कैप हो जाती है। इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है वो नी कैप के नीचे हो जाती है। प्री पेटेलर में इन्फ्लेमेशन नी कैप के फ्रंट पे होती है, जबकि इंफ्रापेटेलर में इन्फ्लेमेशन जो है वो नी कैप के पीछे होती है। टिपिकली अकर्स विद नीलिंग इन एन अपराइट पोजीशन। इंफ्रापेटेलर में जो है यूजुअली मैन को ये होता है जिसमें मेंस जो है नी के बल जो ज़मीन पे बैठते हैं, यानी ज़मीन पे नी लगाते हैं और बाकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रेट होती है, तो उसकी वजह से इनके पेटेलर पे प्रेशर पड़ता है और उनकी वजह से इसकी स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। देन आता है पॉप्लिटियल सिस्ट, फ्लूइड फिल स्वेलिंग एट द बैक ऑफ द नी, तो पीछे एक सिस्ट बनती है जिसमें फ्लूइड फिल हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को पेन फील होता है। ऑफन एसोसिएटेड विद अंडरलाइंग नी जॉइंट साइनोवाइटिस, यानी पॉप्लिटियल सिस्ट जब भी होगा इसमें जॉइंट साइनोवाइटिस ऑलरेडी मौजूद होता है। ये हाउस मेड पोजीशन है जिसमें रिपीटेटिव नीलिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड की वजह से प्री पेटेलर ब्रूसाइटिस होता है, और ये है इंफ्रापेटेलर ब्रूसाइटिस जिसमें पेशेंट जो है नीज ज़मीन पे लगाता है और बाकी पोजीशन जो होती है बॉडी की वो अपराइट रहती है। ये यूजुअली मेन में कॉमन होता है और ये यूजुअली जो है हाउस मेड्स में कॉमन होता है। थैंक यू। आज हमने नेक, शोल्डर और आर्म की कुछ डिसऑर्डर को कवर किया। इसके बाद लो बैक पेन के कुछ डिसऑर्डर और उनके मैनेजमेंट को पढ़ा। देन हमने पढ़ा हिप एंड नी के डिसऑर्डर को, उनको कैसे मैनेज किया जाता है। एंड देन हमने पढ़ा सिर्फ नी के डिसऑर्डर्स को जो कौन से लोगों में कॉमन होते हैं और ये कैसे इम्प्रूव किए जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।